हेलो दोस्तों, मैं विजय ठाकरे आपका स्वागत करता हूं स्टेप अप एकेडमी। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। इतनी सारी चीजें हम लोग पढ़ते हैं रोज, बट हम लोगों को समझ में नहीं आता है कि यार कितना सारा ये दिमाग में रखना है। तो कहीं ना कहीं दिमाग में जितने भी सारी सेल्स है वो एक दूसरे से क्या हो जाती है, उलझ जाती है। तो जब उलझ जाती है तो क्या करना पड़ता है भाई, हम लोगों को उसको सही करना होता है, मतलब सही चीजें बनानी होती है। तो आज इसी के साथ हम लोग एक चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। इस क्या भैया, माइक्रो इकोनॉमिक्स का प्रोडक्शन, चैप्टर नंबर 5 है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हमारा चैप्टर का नाम क्या है भाई, आज प्रोडक्शन, चीजों को बनाना, बेवकूफ नहीं बनाना, चीजों को बनाना। क्योंकि आप जब चीजों को बनाओगे, मार्केट में बेचोगे, तभी तो हमारी कंट्री के पास क्या आएगा भैया, पैसा आएगा, तभी तो हमारी नेशनल इनकम बढ़ेगी और हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी तो बढ़ेगा ना भाई। तो ये सब चीजें क्या है भाई, इंटरडिपेंडेंट है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अब प्रोडक्शन को। चलिए, तो प्रोडक्शन होता क्या है, इंट्रोडक्शन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। द वांट ऑफ द कंज्यूमर मस्ट बी सेटिस्फाइड बाय द प्रोड्यूसर। मतलब जो भी इंसान बना रहा है, जिस भी चीज को वो बना रहा है, वो हमेशा वांट ऑफ द कंज्यूमर होनी चाहिए, मतलब उसकी जरूरत होनी चाहिए। अगर उसकी जरूरत नहीं है तो उस चीज को बना के कोई भी फायदा यहाँ पे नहीं है। इन ऑर्डिनरी सेंस प्रोडक्शन मीन्स द क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, मतलब वो सारी चीजें बनाए जो आपकी नीड्स को क्या कर सके भाई, सेटिस्फाई कर सके। अगर आपकी नीड्स ही सेटिस्फाई नहीं करी तो फिर ऐसी चीज को बनाने का यहां पे कोई भी फायदा नहीं है। ओके, इन इकोनॉमिक्स इट मींस द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट। बट इकोनॉमिक्स में अगर हम लोग बात करें तो यहां पे जितनी भी चीजें रॉ मटेरियल है, मतलब इनपुट है, उसको किस में कन्वर्ट करना है, यहां आउटपुट में, क्या कहलाता है भाई, प्रोडक्शन कहलाता है। तो चीजों को बनाना जो है उसको हम लोग क्या कहते हैं, यहां पे प्रोडक्शन कहते हैं। अब प्रोडक्शन में क्या क्या चीजें सबसे इंपॉर्टेंट होती है जिसके कारण प्रोडक्शन पॉसिबल है, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्शन फंक्शन। ओके, इट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ द टेक्नोलॉजिकल रिलेशन बिटवीन द फिजिकल इनपुट एंड द आउटपुट। तो प्रोडक्शन फंक्शन क्या बोलता है, ये एक रिलेशनशिप क्रिएट करता है, किसके बीच में भाई, टेक्नोलॉजी के बीच में, फिजिकल इनपुट के बीच में और आउटपुट के बीच में। तो इन शॉर्ट हम लोग इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं भाई, तो Q का मतलब यहां पे हो गया आपका प्रोडक्शन फंक्शन। ठीक है, अब ये जो प्रोडक्शन है इसमें किन किन फंक्शंस की जरूरत है, तो यहां पे K की जरूरत है, L की जरूरत है और T की जरूरत है। मतलब कि यहां पे कैपिटल भी लगेगा, यहां पे लेबर भी लगेगी और यहां पे क्या लगेगा भाई, टेक्नोलॉजी भी लगेगी। मतलब अगर हम लोग तीनों को जोड़ देंगे तो क्या होगा भाई, ये प्रोडक्शन फंक्शन बन जाएगा। बट ये फंक्शन का रियली में मतलब क्या होता है, तो वो सारी चीजें जो आपके प्रोडक्शन में चेंज ला सकती है उसको हम लोग कहते हैं फंक्शन। आई रिपीट, वो सारी चीजें जो आपके प्रोडक्शन में चेंज ला सकती है उसको हम लोग क्या कहते हैं भाई, प्रोडक्शन फंक्शन। तो क्या है प्रोडक्शन फंक्शन में, तीन चीजें, के, एल और टी। के का मतलब कैपिटल, एल का मतलब लेबर और टी का मतलब क्या है भाई, टेक्नोलॉजी। अगर इनमें किसी में भी चेंज किया, पैसा ज्यादा लगाया तो भी आपका प्रोडक्शन बढ़ सकता है, बट हो सकता है पैसा लगाने के बाद डूब भी तो सकता है, बट रिस्क तो लेना पड़ेगा ना भाई। ओके, उसके बाद हम लोग बात करते हैं लेबर की। लेबर आई, सुबह काम करी, आधे दिन में भाग गई, लो तो उनको अच्छा खासा आप पैसा दे ताकि वो आपके साथ क्या रहे, बने रहे। टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी क्या करती है, तो हमारा टाइम बहुत सारा बचाती है। तो इस तरीके से हम लोग तीनों को अगर यूज करते हैं तो इसके कारण हमारा प्रोडक्शन क्या होता है भैया, चेंज हो जाता है और बहुत ही अच्छा हो जाता है। तो हम लोगों ने अभी बात करी है प्रोडक्शन फंक्शन की। अब हम लोग बात करते हैं कि प्रोडक्शन फंक्शन जो है वो कितने टाइप के होते हैं। चलिए समझने की कोशिश करें पहले हम लोग कि अगर मान लेते हैं किसी चीज का प्रोडक्शन मैंने मान लेते हैं कि 5 सालों में करा, तो इसमें चेंज लाना, मान लेते हैं कुछ भी चेंज आप चाहते हैं यहां पे, तो वो क्या है, आप कर सकते हैं। बट अगर मान लेते हैं आप 6 महीने के लिए कोई काम कर रहे हैं और उसमें कोशिश करें कि बहुत सारे चेंजेस ला सके, तो पॉसिबल नहीं है। तो टाइम के हिसाब से प्रोडक्शन चेंज होते जाता है, या तो शॉर्ट ड्यूरेशन होगा या तो वो क्या होगा, लॉन्ग ड्यूरेशन यहां पे होगा। ओके, तो हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन की। तो ये बोलता है कि शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, मान लेते हैं
कि 90 दिनों में वो काम करना है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे जो भी सीजनल हॉकर्स लगाने वाले लोग होते हैं वो कुछ दिनों के लिए ही उस पर काम कर पाते हैं, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, बस, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। ओके, बट मान लेते हैं जो ग्रेन मर्चेंट्स है, वो ग्रेन मर्चेंट तो बहुत सालों से वही काम कर रहे हैं, मतलब ये जो काम है वो बहुत समय से कर रहे हैं, तो इसको हम लोग किस में कंसीडर कर लेंगे? लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन में कर लेंगे। इन जनरल अगर मैं बात करूं तो 1 साल के अंदर जो भी आप काम कर रहे हैं वो सब किस में आ जाएगा? शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में आ जाएगा। और 1 साल से ज्यादा जिस भी चीज पे काम कर रहे हैं उसको किस में कंसीडर कर लेंगे? हम लोग लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन में काम कर लेंगे। ठीक है ना? ओके, अब ये जो शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन है इसको 2 पार्ट में बांटा गया है। पहला हो गया फिक्स फैक्टर और दूसरा हो गया वेरिएबल फैक्टर। अब ये होता क्या है? कौन सी चिड़िया का नाम है भैया फिक्स फैक्टर और कौन सी चिड़िया का नाम है वेरिएबल फैक्टर? चलिए, तो हमें जो चिड़िया बनानी है उसका नाम है यहां पे आउटपुट। ठीक है, चलिए, तो अब यहां पे जो आउटपुट बनाना है इसमें पहली जो चिड़िया है उसको नाम दिया मैंने फिक्स फैक्टर। मतलब कि वो सारी चीजें जो आउटपुट के हिसाब से चेंज ना हो उसको हम लोग बोलते हैं फिक्स फैक्टर। जैसे फॉर एग्जांपल, एक क्लास में मान लेते एक स्टूडेंट बैठा हुआ है, ये स्टूडेंट बैठा हुआ है और यहां पे एसी चल रहा है। ठीक है भाई, तो बिजली का बिल 4 घंटे का उतना ही आएगा। अगर मान लेते हैं यहाँ पे इसके साथ और 19 स्टूडेंट्स बैठ जाए तो यहाँ के खर्चों में कोई भी चेंज नहीं आने वाला। मतलब ऐसे ही किसी भी चीज को जब आप बना रहे हैं उसमें अगर जो भी आपका खर्चा हो रहा है, 1 बनाएंगे तो भी उतना ही होगा, 100 बनाएंगे तो भी उतना ही होगा, उसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पे फिक्स्ड फैक्टर। ठीक है ना? जैसे फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई तो उतनी ही है भाई, 4 घंटे अकेला बंदा अगर एसी में बैठा हुआ बढ़िया से एकदम गर्मियों में बैठा हुआ है, उसको मस्त मजा आ रहा है, ठीक है, तो उठ ही नहीं रहा वो यहां से, मगर खर्चा तो उतना ही आएगा। और अगर पूरी क्लास में 19 स्टूडेंट और बैठ जाते तो भी खर्चा उतना ही आता है। मतलब आउटपुट के हिसाब से जो चेंज ना हो उसको बोलते हैं हम लोग फिक्स्ड फैक्टर। दूसरा क्या होता है भाई? वेरिएबल फैक्टर। वेरिएबल फैक्टर का मतलब जो आउटपुट के हिसाब से चेंज हो जाए उसको बोलते हैं हम लोग वेरिएबल फैक्टर। जैसे फॉर एग्जांपल, किसी काम को करने के लिए 10 लेबर की जरूरत है, मान लेते हैं काम हो गया, पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है, और नेक्स्ट डे भी इन्हीं लेबर की जरूरत पड़ेगी, बट इन लोगों ने कहा यार 10 लेबर की तो जरूरत नहीं थी, अब यहाँ पे 4 लेबर से वही काम करवा लिया हम लोगों ने, तो अब कितनी लेबर कम हो गई भैया? 6। तो जैसे जैसे आपका आउटपुट चेंज होता जाएगा वैसे वैसे काम करने वाले लोग भी क्या होते जाएंगे? इसमें चेंज होते जाएंगे। तो आउटपुट के अकॉर्डिंग जो चेंज हो जाए उसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल फैक्टर। क्या बोलते हैं भाई? वेरिएबल फैक्टर। ठीक है ना? चलिए, अब लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन में सिर्फ और सिर्फ काम क्या करेगा भैया? वेरिएबल फैक्टर। क्यों? क्योंकि जब लॉन्ग रन में आप काम करेंगे तो आपको बार बार चीजें अप्स एंड डाउन्स में दिखने लगेंगी। ये बात याद रखनी है आपको। लॉन्ग रन में जब भी आप काम करेंगे तो आपको हमेशा क्या देखना है भाई? वेरिएबल फैक्टर देखना है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन्स होगा, क्योंकि आपके पास समय बहुत ज्यादा रहेगा, इसीलिए आप क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, तो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में मान लेते हैं एस्टेब्लिश करने में 2 साल लग गया और पूरी तरीके से चालू होने में 3 साल और लग गया, तो 5 साल पूरा लग गया। तो अब यहाँ पे जो भी चेंज करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, बट अगर यही चीज शॉर्ट रन में चाहेंगे तो ये तो एक तो प्लांट एस्टेब्लिश ही नहीं होगा क्योंकि समय बहुत कम है, और आप चाहते हैं उसमें चेंज करना तो आपको ये दोनों चेंज को यहाँ पे कंसीडर करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने प्रोडक्शन फंक्शन समझा कि जो प्रोडक्शन फंक्शन होता है वो मेनली कितने टाइप का होता है बेटा? 2 टाइप का होता है। पहला जो हो गया वो होता है शॉर्ट रन और दूसरा क्या होता है? लॉन्ग रन। अब याद क्या रखना है भाई कि शॉर्ट रन में क्या होता है भाई? फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों होता है, बट लॉन्ग रन में क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल ही कंसीडर किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बात करते हैं शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन को लिखेंगे क्या? समझ में तो आ गया, मगर लिखना क्या है? चलिए, इट रेफर्स टू शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इन विच 2 फैक्टर्स आर अवेलेबल। ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पास कितने फैक्टर्स होंगे? यहाँ पे 2 फैक्टर्स होंगे। कौन कौन से? फिक्स्ड जो कि आउटपुट के हिसाब से चेंज ना हो, वेरिएबल जो आउटपुट के हिसाब से क्या हो जाए भाई? चेंज हो जाए, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? वेरिएबल फैक्टर बोलेंगे। चलिए, तो अब फिक्स फैक्टर क्या होते हैं? लिखना क्या है? द फैक्टर विच रिमेन्स फिक्स्ड इन शॉर्ट रन इवन
when there is a change in the quantity of output is known as fixed factor। भैया आउटपुट के अकॉर्डिंग वो चेंज नहीं होने वाला, जितना है उतना का उतना ही रहेगा, कुछ भी कर लो। ओके, फॉर एग्जांपल लैंड फिक्स रहेगी, बिल्डिंग फिक्स रहेगी, उसमें आप कुछ भी कम ज्यादा कर सकते हो, ठीक है, मगर लैंड कम नहीं होगा, बिल्डिंग कम नहीं होंगी, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग भाई वेरिएबल फैक्टर की। द फैक्टर विच कैन बी चेंज ड्यू टू चेंज इन क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। आउटपुट में चेंज आने के कारण जो चेंज हो जाए उसको हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे, वेरिएबल फैक्टर। ओके, इज नोन एज वेरिएबल फैक्टर। एग्जाम्पल के लिए लेबर, रॉ मटेरियल एक्सेट्रा, ये सब क्या कहलाएंगे भाई, वेरिएबल फैक्टर। क्यों? क्योंकि ये आउटपुट के हिसाब से क्या होते हैं, हमेशा ये चेंज हो जाते हैं। तो याद क्या रखना है भाई, हमें क्वांटिटी ऑफ आउटपुट क्या करना है, याद रखना है यहाँ पे। तो हमें याद हो गया कि वेरिएबल फैक्टर और फिक्स फैक्टर क्या होते हैं। अब हम लोग बात करेंगे लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन की। जो लंबे समय तक के काम करे उसको बोलते हैं लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। ओके, इट रेफर्स टू लॉन्ग पीरियड। मैंने कहा कि एक साल से ज्यादा मान लेता हूं मैं लॉन्ग पीरियड को। ओके, इन विच ओनली वन फैक्टर इज अवेलेबल, मतलब जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या हो, वन फैक्टर हो। वो भी कौन सा, वेरिएबल फैक्टर, नॉट फिक्स्ड फैक्टर। ओके, ऑल द अवेलेबल फैक्टर आर वेरिएबल्स। जितने भी अवेलेबल फैक्टर होंगे इसमें वो सारे के सारे क्या होंगे, वेरिएबल। में ऐसे बना देता हूं, मतलब अप्स एंड डाउन हो सकता है इसमें भाई। ओके, इन नेचर अंडर लॉन्ग रन बिकॉज अ प्रोड्यूसर कैन चेंज ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। क्यों? क्योंकि वो चाहे तो जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उसको वो चेंज कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसके पास बहुत सारा क्या है भाई, समय है। और यहाँ पे जो बात करी गई है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की, मेनली कितने होते हैं भाई, 4 होते हैं। कौन कौन से, लैंड, नंबर 2 लेबर, नंबर 3 कैपिटल एंड नंबर 4 इज एंटरप्राइज। और इन लोगों को अगर आपको पेमेंट करनी है तो क्या करोगे भाई, लैंड वाले को दे दोगे क्या, रेंट। लेबर को क्या दे दोगे भाई, यहाँ पे क्या देना पड़ता है लेबर को, वेजेस देनी पड़ती है। कैपिटल अगर आपको किसी ने दिया है तो उसके बदले में आप क्या दोगे, उसको इंटरेस्ट दोगे भाई। नेक्स्ट, एंटरप्राइज अगर कोई चला रहा है तो भैया रिस्क ले रहा है, और रिस्क लेने में ही तो जीवन में मजा है। रिस्क के बदले में क्या मिलेगा आपको, तो भैया क्या मिलेगा बताओ, रिस्क के बदले में प्रॉफिट मिलेगा। तो ये सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है जो कि लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन में बहुत ही आसानी से क्या किए जा सकते हैं भैया, चेंज किए जा सकते हैं। ठीक है, ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम। तो लॉन्ग रन में आपके पास क्या है, बहुत ज्यादा समय है, बट समय के पास इतना समय नहीं है कि आपको समय दे। ठीक है, तो ये समझ के चलना है कि इस समय की रिस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है। सब चला जाएगा, चलेगा, वापस कमा लोगे, मगर समय गया तो वापस नहीं आने वाला है। इसीलिए लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन में सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल फैक्टर लिए जाते हैं, कंसीडर किए जाते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि प्रोडक्ट कितने टाइप के होते हैं। तो जनरली प्रोडक्ट को हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले टोटल प्रोडक्ट, फिर एवरेज प्रोडक्ट, और फिर हम लोग बात करेंगे मार्जिनल प्रोडक्ट के। अब ये टोटल प्रोडक्ट क्या होता है, तो अगर मान लेते हैं फॉर एग्जांपल पूरे जितने भी अलग अलग तरीके के आपके रॉ मटेरियल हैं उन सबको आपने जोड़ लिया, उन सब से बनने वाला जो प्रोडक्ट रहेगा, टोटल समेशन आपने कर लिया अगर चीजों का, तो वो क्या कहलाएगा भाई, यहां पे टोटल प्रोडक्ट कहलाएगा। ओके, स्टार्ट करते हैं हम लोग टोटल प्रोडक्ट से। इट इज द सम ऑफ टोटल क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। आपने जो भी चीजें बनाई है उनकी बात हो रही है। प्रोड्यूस बाय ऑल द यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर, सबको मिला के आपने जो भी प्रोडक्ट बनाया है उसकी बात हो रही है। along with some units of fixed factor used in the process of production। और ये टोटल प्रोडक्ट में आपने क्या बोला कि हम लोग कुछ फिक्स्ड फैक्टर का इस्तेमाल करेंगे और कुछ वेरिएबल फैक्टर का इस्तेमाल करेंगे, और किसी भी चीज को हम लोग क्या करेंगे, बनाएंगे, तो इसको क्या बोलेंगे भैया, हम लोग टोटल प्रोडक्ट बोलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करते हैं यहाँ पे एवरेज प्रोडक्ट की। तो अब अगर मान लीजिए टोटल प्रोडक्ट आपसे कोई पूछता है तो आप ये भी तो बता सकते हैं कि प्रोडक्ट 1, प्रोडक्ट 2, प्रोडक्ट 3, प्रोडक्ट 4 अप टू सो ऑन, प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ एन। तो इनका जो सम टोटल बनेगा वो क्या बनेगा भाई, यहाँ पे टोटल प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करेंगे एवरेज प्रोडक्ट की। तो जितना भी आपने प्रोडक्ट बनाया
उन सब में से एक प्रोडक्ट बनाने की कितनी कॉस्ट आई है उसको हम लोग बोलते हैं यहां पे एवरेज प्रोडक्ट। ओके, तो सम टोटल करा और उसमें से एक प्रोडक्ट की अगर कॉस्ट निकाल ली तो क्या कहेंगे हम लोग, इसको एवरेज प्रोडक्ट कहेंगे। ओके, इट रेफर्स टू द प्रोडक्ट पर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर एम्प्लॉयड। एक एक यूनिट बनाने पे जितना खर्चा आया है उसको क्या बोलेंगे यहां पे हम लोग, एवरेज प्रोडक्ट बोलेंगे। ओके, एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है भाई, टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर। फिक्स तो ले नहीं सकते, तो क्या बचा हमारे यहाँ, वेरिएबल फैक्टर। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा भाई, एवरेज प्रोडक्ट आ जाएगा। ओके, अब हम लोग बात करते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट की। मार्जिनल प्रोडक्ट का मतलब ध्यान से समझिएगा यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल गर्मी के समय हम किसी रेस्टोरेंट पे गए और हम लोगों ने बोला कि भैया 3 गिलास लस्सी ले आओ, बट हम लोगों ने बोला कि 1 गिलास खाली ले आना। हम लोगों ने तीनों गिलास में से थोड़ी थोड़ी लस्सी बचाई और इसमें ऐड कर दी। तो हर इसमें से मान लेते हैं 25-25% हम लोगों ने निकाला और यहाँ 75% ऐड कर दिया। और एक हमारा दोस्त था जिसके पास पैसे नहीं थे, उसको निकाल के ये लस्सी दे दी। तो लगा कितना, 3 में पैसा, बट मिला कितना भैया, 4 गिलास लस्सी का हमें मिल गया। तो अब ये जो एड ऑन हुआ है इसमें इतनी ही पैसे में, इतने ही खर्चे में, इसको हम लोग बोलते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट। किसी इतने से ही इसमें कितनी एक्स्ट्रा एक और को जोड़ देना क्या कहलाता भैया, यहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्ट। तो हम लोग बोल सकते हैं वन मोर और एडिशनल जो हमें एक क्वांटिटी मिलने वाली है उसको क्या बोलेंगे हम लोग यहाँ पे, मार्जिनल प्रोडक्ट। इट रेफर्स टू एन एडिशनल प्रोडक्ट। देखिए क्या बोल रहा है, एडिशनल प्रोडक्ट, उतने में से ही जितना आपके पास था, विच कैन बी डिराइव्ड बाय एम्प्लॉइंग वन मोर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर। ठीक है, वेरिएबल फैक्टर में थोड़ा बहुत भी अगर आपने चेंज किया और उसके कारण एक प्रोडक्ट बन जाता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग भाई, क्या बोलेंगे यहाँ पे, मार्जिनल प्रोडक्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मार्जिनल प्रोडक्ट। और क्या बोलता है, इट रेफर्स टू द चेंज इन टोटल आउटपुट। क्या बोल रहा है, चेंज इन टोटल आउटपुट विथ रेस्पेक्ट टू द चेंज इन वेरिएबल इनपुट। ठीक है, ये बोल रहा है कि जो टोटल आउटपुट है उसमें जो चेंज किया आपने, किसकी चेंज की मदद से, चेंज इन वेरिएबल इनपुट्स, इसको क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, मार्जिनल प्रोडक्ट। ओके, तो हम लोगों ने 3 टाइप के प्रोडक्ट पढ़े, कौन कौन सा, टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट। अब मार्जिनल प्रोडक्ट की हम लोग बात करते हैं। मार्जिनल प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है TPN-1। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे ध्यान से समझिएगा, अगर मान लेते कोई 10th कमोडिटी है, ठीक है, तो मैं इसको सीरियल नंबर मान लेता हूं, और यहां पे एक 12th कमोडिटी है, इसमें मान लेते हैं कि 100 यूटिल्स आपको मिलते हैं, मान लेते हैं, ठीक है, और यहां पे मान लेते हैं 200 यूटिल्स मिलते हैं। ठीक है, अब आपसे पूछता है कि मार्जिनल प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ एन क्या होगा, तो आपसे पूछ रहा है ये कि ये जो 12th यूनिट आपने कंज्यूम करी, मतलब एन की वैल्यू कितनी मान लो भैया आप, भाई 12 मान लो, तो MP12 इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, तो TPN माइनस TPN-1। ठीक है, तो यहां पे पुट कर देते हैं TP12 माइनस TP12-1, तो TP12 माइनस TP11। ठीक है, चलिए, तो इसको मैं 11 मान लेता हूं यहाँ पे, TP11। ओके, तो अब ये कितना हो जाएगा भैया, टोटल प्रोडक्ट कितना मिल रहा है इसको यहाँ पे 200, इसमें कितना मिल रहा है 100, तो ये कितना हो गया भाई 100, तो MP12 कितना हो गया भाई 100 हो गया। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं हम लोग, इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं अगर आपको n की वैल्यू पता हो तो यहाँ पे TPN का मतलब क्या बोलता है, टोटल प्रोडक्ट एट करेंट यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, आपने जो अभी बनाया है उसकी बात हो रही है, और TPN-1 का मतलब जो पहले बनाया था उसकी बात हो रही है। तो पहले और अभी में क्या अंतर है, इसको हम लोगों ने बोला क्या, मार्जिनल प्रोडक्ट। और कैसे हम लोग इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, तो डेल्टा TP, अब यहां पे डेल्टा का मतलब क्या होता है भैया, चेंज किसमें, टोटल प्रोडक्ट में। दूसरा चेंज किसमें बोल रहा है, चेंज इन क्वांटिटी। तो पहला क्या हो गया, चेंज इन टोटल प्रोडक्ट, और दूसरा क्या हो गया भैया, चेंज इन क्वांटिटी। ओके, चलिए, तो ये हम लोगों को यहाँ पे समझ में आ गया। तो अगर इसको फाइंड आउट करना है तो इसको भी हम लोग निकालना सीख लेते हैं भाई अभी। तो मैंने आपसे कहा कि ये जो डेल्टा है इसका मतलब क्या होता है भाई, चेंज होता है। ठीक है, तो कोई प्रोडक्ट 11 से अगर मान लेते हैं 12 पे आता है,
ठीक है, और 11 को बनाने में उसको 200 लगता है और 12 को बनाने में उसको 400 लगता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे बोलता है फॉर्मूला क्या है, डेल्टा टीपी अपॉन डेल्टा क्यू। तो क्वांटिटी में कितना चेंज आया भाई, 12 to 11। टीपी में कितना चेंज आया, 400 माइनस 200। तो एक्चुअल में चेंज कितना आया भाई, 200 आ गया। बताओ हाँ या ना। तो दोनों ही फॉर्मूले से आंसर हमेशा सेम आएगा, कुछ भी कर लो, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। चलिए, तो हमें डेल्टा टी मतलब समझ में आ गया क्या होता है, चेंज इन टोटल आउटपुट। डेल्टा क्यू का मतलब चेंज इन पर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर। तो अभी हम लोगों ने क्या समझा भैया, एमपी समझ लिया। ठीक है, अब हम लोग इसको एक स्केड्यूल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए भाई, मैंने कहा आपको कुछ भी हो जाए, जो फिक्स फैक्टर है वो हमेशा ही क्या होगा, फिक्स होगा, भले ही आउटपुट कुछ भी हो जाए। मतलब यहाँ पे आउटपुट का फिक्स फैक्टर पे कोई भी चेंज नहीं पड़ने वाला है। तो अगर यहाँ पे मान लेते वो एक प्रोडक्ट बनाएगा तो 1 रुपये लगेगा, इस समय वेरिएबल फैक्टर में भी 1 रुपये ही लगेगा। इस समय जो टोटल प्रोडक्ट है वो है 20, एवरेज प्रोडक्ट भी 20 और मार्जिनल प्रोडक्ट भी 20। आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट प्रोडक्ट जब बनाया, मतलब मान लेते हैं सेकंड जब प्रोडक्ट बनाया, तो टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज होता है, कहाँ आ जाता है भाई, 50 पे। एवरेज प्रोडक्ट 25 पे आ जाता है। अब ये कहाँ से आ गया, तो हमें पता है एवरेज प्रोडक्ट का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है भैया, टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, या तो हम लोग बोल सकते हैं वेरिएबल फैक्टर। ठीक है, तो 50 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, गलती से हमारा कैलकुलेशन सही आ गया है क्या, बिल्कुल सही आ गया है। कितना आ गया भाई, 25। ओके, अब 50 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, हमारा कितना आना चाहिए भाई, 45 आना चाहिए। ठीक है, बट ये एवरेज प्रोडक्ट है तो ये इस तरीके से निकाला गया है यहाँ पे, ठीक है ना, क्योंकि ये एस्टिमेटेड डेटा है पूरा का पूरा। ठीक है ना, तो इस तरीके से हमें कैलकुलेट करके भी निकालना होता है। तो ये एस्टिमेटेड डेटा है, इस पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। चलिए, तो अब हम लोगों को ये समझ में आ रहा है कि जो फिक्स फैक्टर है हर बार क्या है भाई, कांस्टेंट है, और ये जो वेरिएबल फैक्टर है ये जो है हर बार बढ़ रहा है। अब हम लोग अगर टोटल प्रोडक्ट की बात करते हैं तो टोटल प्रोडक्ट एक टाइम तक के बढ़ता है, उसके बाद कांस्टेंट हो जाता है और उसके बाद डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। अगर एवरेज प्रोडक्ट की बात करें हम लोग, तो एवरेज प्रोडक्ट भी एक टाइम तक के क्या होता है, इंक्रीज होता है 30 तक के, उसके बाद क्या होता है, थोड़ा सा डिक्रीज होता है, और ये कंटिन्यूसली क्या होने लगता है भाई, डिक्रीज होने लगता है। अब मार्जिनल प्रोडक्ट की बात करें तो मार्जिनल प्रोडक्ट देखिए पहले तो बढ़ रहा है, उसके बाद यहाँ कम होता है, उसके बाद 0 पे आता है और फिर क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। तो ये तीनों जो है ये एस्टिमेटेड डेटा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो टोटल प्रोडक्ट है वो बढ़ेगा, एक लिमिट तक के जाएगा और उसके बाद क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। एवरेज प्रोडक्ट की बात करें तो एवरेज प्रोडक्ट पहले बढ़ेगा, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तीसरा, अगर हम लोग मार्जिनल प्रोडक्ट की बात करें यहाँ पे, तो मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होगा, एक लिमिट तक के बढ़ेगा, फिर डिक्रीज होगा, फिर 0 होगा और फिर क्या हो जाएगा, नेगेटिव। मगर तीनों में अगर देखा जाए तो सिर्फ एक ही चीज नेगेटिव हो रही है, क्या है, मार्जिनल प्रोडक्ट। बाकी सब चीजें नेगेटिव नहीं हो रही है, डिक्रीज हो रही है अपनी एक्चुअल पोजीशन से। तो हमें ये याद रखना है कि जब हम लोग बात करेंगे मार्जिनल प्रोडक्ट की, तब क्या करना है भाई, यहाँ पे 0 भी होगा और ये वैल्यू जो है ये नेगेटिव भी होगी। तो ये एस्टिमेटेड डेटा है, आपको इस तरीके से इसको एस्टिमेटेड लेना है। अब हम लोग बात करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन द टोटल प्रोडक्ट एंड द मार्जिनल प्रोडक्ट। क्या रिलेशन है टोटल प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट के बीच में, तो बोलता है कि पहला, when TP increases marginal product also increases। जब TP बढ़ेगा तब MP भी क्या होगा भाई, बढ़ेगा। चलिए देखते हैं हम लोग, ये देखिए, अगर मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे TP की बात करें 20, तो ये भी 20, ये भी बढ़ा, ये भी बढ़ा, ठीक है, फिर ये बढ़ता है, फिर ये बढ़ता है, ठीक है, ये एक लिमिट तक है, फिर ये अपने एक्चुअल पोजीशन मतलब 116 पे मतलब ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग इसमें बात करते हैं, तो अभी ये दोनों ही क्या है भाई, बढ़ रहे हैं। दूसरी कंडीशन बोलता है व्हेन टीपी इंक्रीजेस एट कांस्टेंट रेट, जब टीपी अपनी कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा है, ठीक है, एमपी बिकम्स कांस्टेंट, वहां पे जाके एमपी क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। फिर व्हेन टीपी इंक्रीजेस एट डिक्रीजिंग रेट, जब क्या हो जाएगा, टीपी इंक्रीज होगा डिक्रीजिंग रेट पे। क्यों, क्योंकि भाई जब आप सामान ज्यादा बनाओगे तो रेट कम हो जाएगा अपने आप। ओके, एमपी स्टार्ट्स डिक्रीजिंग, उस समय पे एमपी क्या हो जाएगा, डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। चलिए देखिए, तो यहाँ पे ये देखिए 90 से 116 हो रहा है, बट ये 40 से क्या हो जा रहा है,
26 हो जा रहा है, ठीक है ना। चलिए, तो यहां पे यही बोल रहा है कि जब टीपी इंक्रीजेज एट डिक्रीजिंग रेट, उस समय पे एमपी स्टार्ट्स डिक्रीजिंग। इसके बाद क्या कंडीशन बनती है, व्हेन टीपी बिकम्स एट मैक्सिमम, मतलब टीपी अपने मैक्सिमम रेट पे पहुंच गया, मतलब ये 130 पे पहुंच गया, इस समय पे ये देखिए और कम हो जाता है। अब ये मैक्सिमम रेट पे जाके कांस्टेंट हो जाता है, तो ये जो एमपी की वैल्यू है क्या हो जाती है भाई, 0 हो जाती है। देखिए यहाँ पे तो एमपी की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे, 0। मतलब जब ये अपने मैक्सिमम पॉइंट पे रहेगा तब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहां पे 0 हो जाएगी। और जब टीपी डिक्लाइन करने लगे मगर पॉजिटिव रहे, कैसे भाई, तो इनने कहा 130 से 125, ये डिक्रीज तो हुआ, बट इस समय पे मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो क्या हो गया भाई, नेगेटिव हो गया, ठीक है ना। तो मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हो जाता है भाई, नेगेटिव, जब टीपी क्या करता है, अभी भी डिक्लाइन हो रहा है बट पॉजिटिव है, और एमपी क्या हो गया यहाँ पे, नेगेटिव हो गया, ठीक है ना। तो ये रिलेशन की बात करी हम लोगों ने। अब हम लोग बात करते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न टू द फैक्टर की बात करते हैं, ठीक है ना। तो अब इसमें कुछ कंडीशंस हम लोग समझने वाले हैं। सबसे पहले बोलता है कि लॉ क्या कहता है, तो हमें यह पता है कि हम लोग किसी भी चीज को अगर कंटिन्यूअसली बनाते चले जाएंगे तो उस पे जो हमारा खर्चा है वो थोड़ा कम होने लगेगा और आउटपुट हमारा बढ़ने लगेगा, ठीक है ना। तो हम लोग पहले लॉ की बात करते हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन, इट इज रिलेटेड टू द शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। मतलब मैंने जनरली बोला था कि शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन को 1 साल से हम लोग कम मान लेते हैं, ठीक है। द थ्योरी स्टेट्स दैट एज वी इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ ओनली वन इनपुट, अगर मान लेते हैं किसी एक इनपुट को हम लोग बढ़ाते हैं, वेरिएबल फैक्टर हो सकता है या वो फिक्स फैक्टर हो सकता है, कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, मतलब जो फिक्स्ड है उसको कांस्टेंट रख दो और वेरिएबल को क्या कर दो भाई, चेंज कर दो। देन द टोटल प्रोडक्ट इनिशियली इंक्रीजेस एट इंक्रीजिंग रेट, उस समय पे जो टोटल प्रोडक्ट है स्टार्टिंग में वो क्या होगा, इंक्रीज होगा, देन एट डिक्रीजिंग रेट एंड फाइनली एट द नेगेटिव रेट। तो ये एक समय तक बढ़ेगा, फिर थोड़ा डिक्रीज होगा और फिर क्या हो जाएगा भाई, नेगेटिव भी हो जाएगा। और हम लोग क्या कर सकते हैं, एज वी एम्प्लॉय मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर विद द गिवन फिक्स फैक्टर, अगर वेरिएबल फैक्टर के साथ हम लोग क्या करते हैं, फिक्स फैक्टर को भी अटैच कर देते हैं। द प्रोपोर्शन बिटवीन वेरिएबल फैक्टर एंड आउटपुट चेंजेस, अब बोल रहा है जो वेरिएबल फैक्टर है और जो आउटपुट है इसमें जो प्रोपोर्शन आपने बनाया है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे चेंज हो जाएगा इन सच अ वे दैट द रिजल्टिंग आउटपुट, रिजल्टिंग आउटपुट मतलब जो कि आउटपुट आपके पास आया है, जो कि हम लोग बोलते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट, एट फर्स्ट इंक्रीजेस, उस समय पे पहली बार क्या होगा, ये इंक्रीज होगा, फिर उसके बाद डिमिनिश होगा और फाइनली बिकम्स 0 एंड नेगेटिव। तो मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है भाई, पहले इंक्रीज होता है, फिर डिक्रीज होता है और फिर क्या हो जाता है, यहाँ पे नेगेटिव हो जाता है। तो इसमें हमें बहुत ध्यान देना है। तो इन सब चीजों के लिए, लॉ के लिए कुछ चीजें बहुत ज्यादा जरूरी होती है, जिसको हम लोग कहते हैं यहाँ पे एजम्पशंस, इसको मानना जरूरी है। क्या क्या एजम्पशन, पहला, दिस थ्योरी इज रिलेटेड टू शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, ठीक है, मतलब इसमें फिक्स फैक्टर भी आएंगे और वेरिएबल फैक्टर भी आएंगे। नंबर 2, देयर आर 2 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, कौन कौन से होते हैं भाई, फिक्स्ड और वेरिएबल। टेक्नोलॉजी रिमेन्स कांस्टेंट, आपने जो भी टेक्नोलॉजी यूज करी है प्रोडक्शन के लिए वो सेम होना चाहिए, नहीं तो लॉ वर्क करेगा ही नहीं। दिस लॉ अप्लाइज टू फील्ड ओनली, मतलब प्रैक्टिकली ही पॉसिबल है, थ्योरेटिकल अगर हम लोग सोचेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है। अब हम लोग एक स्केड्यूल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। भाई यहां पे मान लेते हैं ये लेबर दिया गया है, ठीक है, ये लैंड दिया गया है, ठीक है, तो ये जो लैंड है और ये जो लेबर है, ठीक है, इसको हम लोग किस में ले लेते हैं भाई, इसको हम लोग ले लेते हैं फिक्स्ड में, और इसको इसमें ले लें भाई, बताइए, वेरिएबल में ले लेते हैं, क्योंकि ये चेंज होगा, ये चेंज नहीं होगा। तो लैंड लेबर हम लोगों ने ले ली, तो लेबर देखिए कंटिन्यूअसली क्या हो रही है भाई, बढ़ रही है, ठीक है, मगर यहाँ पे टोटल प्रोडक्ट को देखें हम लोग तो ये 100 से लेके बढ़ता है, बढ़ता है, बढ़ता है, बढ़ता है, बढ़ता है और यहाँ आके रुक जाता है भाई। अब यहाँ आके क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है और उसके बाद क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, बट नेगेटिव नहीं होता है। बट मार्जिनल प्रोडक्ट की बात करें तो ये बढ़ा यहां तक, उसके बाद 90, मतलब ये इससे कम, उसके बाद ये इससे कम और ये क्या हो गया, 0 हो गया। देखिए मतलब जिस समय पे ये जो टोटल प्रोडक्ट है वो अपना कितना रहेगा भाई, 490 रहेगा, उस समय पे जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा।
तो यहां पे हम लोग को ये समझ में आ गया कि भैया ये जो -2 है और ये 488 है, इसका मतलब ये अपने मैक्सिमम पॉइंट से जैसे ही कम होता है उसी समय पैरेलली जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो नेगेटिव हो जाता है। तो यहां पे 3 रिलेशन निकल के आ रहे हैं, पहला पॉजिटिव, फिर भाई कांस्टेंट और फिर नेगेटिव। अब ये कांस्टेंट का मतलब मैं यहाँ पे 0 से मान रहा हूं, ये 0 और ये 490, मतलब ये क्या हो गया भाई, मैक्सिमम पॉइंट हो गया। और ये मार्जिनल प्रोडक्ट का कौन सा पॉइंट हो गया है, मिनिमम पॉइंट हो गया है। इसको अब हम लोग कोशिश करेंगे, एक टेबल को थ्रू तो समझ लिया, अब डायग्राम के थ्रू हम लोग समझने की इसको कोशिश करते हैं। ओके चलिए, तो यहां से ये टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज होता है, ये देखिए इंक्रीज हुआ यहां तक के ये सारा पॉजिटिव चल रहा है। ओके, इसके बाद फिर इंक्रीज हुआ और ये पहुंच गया अपने मैक्सिमम पॉइंट पे। ठीक है, मतलब ये मैंने पॉइंट जो लिया था वो था 490 का। ठीक है, इसी समय जो मार्जिनल प्रोडक्ट है ये अपने मिनिमम पॉइंट पे है, जो कि कितना है भैया, 0 है। मतलब इसके बाद जब भी बात होगी तो किसकी होगी भाई, नेगेटिव की। मतलब इसके पहले जितना भी है ये क्या है, सारा का सारा पॉजिटिव है। ओके, तो यहां पे भी पॉजिटिव और यहां पे भी पॉजिटिव है। ओके, अब लॉ क्या कहता है भाई, लॉ बोलता है दिस लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन इज एक्सप्लेन्ड in the above table and diagram in which x-axis represents unit of variable inputs। ठीक है, तो x-axis क्या बताता है भाई हमको, वेरिएबल आउटपुट्स के बारे में बताता है। ठीक है, employed whereas y-axis represent AP, MP and TP, ये तीनों के बारे में बताता। The diagram is divided into 3 stages of production which are as follows। ये जो डायग्राम है हमारे 3 स्टेज में डिवाइडेड है, पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक है, जब हम लोग यहां पे ये एपी और एमपी को कनेक्ट करते हैं तो ये देखिए, ये एपी है हमारा, ठीक है, ये हमारा एमपी है। मतलब एपी और एमपी को देखें तो ये हो गई इनकी मीटिंग पॉइंट, और ये हो गया वो पॉइंट जब ये मैक्सिमम प्रोडक्शन करता है मार्जिनल प्रोडक्ट के लेवल पे। ओके, अब यहां पे इसको हम लोग कनेक्ट करेंगे तो ये देखिए, ये सारा ही पार्ट क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, इसके बाद वाले भी पार्ट जो है वो पॉजिटिव है, बट यहां पे जो टोटल प्रोडक्ट है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और ये दोनों ही जो है एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हो रहा है, यहां पे डिक्रीज हो रहे हैं। और जो थर्ड स्टेज आती है उसमें टोटल प्रोडक्ट क्या हो जाता है, यहां पे डिक्रीज हो जाता है, बट यहां पे एवरेज प्रोडक्ट थोड़ा सा कम होता है, बट मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो क्या हो जाता है, यहां पे नेगेटिव हो जाता है। तो ये तीनों के बीच में क्या हुआ भैया, रिलेशन क्रिएट हुआ। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले जब बात करेंगे तो वो बात करेंगे इंक्रीजिंग रिटर्न की। ठीक है, मतलब कि हम लोग बात करेंगे यहाँ पे फर्स्ट पार्ट की। ओके, बोलता है दिस इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन इन विच बोथ एवरेज एंड मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीजेस, दोनों ही बढ़ रहे हैं इसमें, एवरेज भी और मार्जिनल भी, सो दैट द टोटल प्रोडक्ट ऑल्सो इंक्रीजेस। इसके कारण मतलब एपी एंड एमपी is increases, that's why the total product is also increases। ओके, तो यहां पे ये चीज समझ आएंगे। अब यहां पे बोलता है पॉइंट एफ इज नोन एज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, ये जो पॉइंट एफ है ये कहलाता है आपका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, अब ये होता क्या है भाई, समझते हैं इसको हम लोग। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का मतलब होता है कि वो एक ऐसा पॉइंट विच मीन्स दैट द मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीजेस स्टेडली टिल दिस पॉइंट, यहां तक के मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो बढ़ेगा। अब मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ेगा मतलब यहां पे हम लोग देखते हैं, देखिए मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ रहा है ये 120, इसके बाद ये डिक्रीज होना चालू होगा। तो ये वाले पॉइंट की बात हो रही है, इसको हम लोग बोल रहे हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्या बोल रहे हैं भाई, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हम लोग बोल रहे हैं। यहां तक के मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो क्या होगा, बढ़ेगा। ओके, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो रहा है भाई यहां पे। ओके, व्हेन एवरेज एंड मार्जिनल प्रोडक्ट बोथ आर इक्वल, बट इस पॉइंट पे एवरेज और मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हो जाएंगे, दोनों ही इक्वल हो जाएंगे और दोनों ही क्या रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। तो इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं भाई, इंक्रीजिंग रिटर्न बोल रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग आते हैं डिमिनिशिंग रिटर्न पे, पार्ट 2 पे। बोलता है इट इज द सेकेंड स्टेज ऑफ प्रोडक्शन इन विच बोथ एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्लाइन। इन दोनों ही कंडीशन में एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट है वो दोनों ही क्या हो रहे हैं भाई, देखिए
नीचे की तरफ जा रहा है। बट इस केस में टोटल प्रोडक्ट को देखें तो ये दोनों के साथ पैरेलली क्या हो रहा है भाई, ये तो बढ़ रहा है। ठीक है, चलिए तो ये क्या बोलता है, एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हो रहा है भाई, यहां पे डिक्लाइन हो रहा है, मतलब कम हो रहा है। एंड व्हेन टोटल प्रोडक्ट रीचेस टू द मैक्सिमम पॉइंट, जब अपना टोटल प्रोडक्ट क्या हो रहा है भाई, मैक्सिमम पॉइंट की तरफ जा रहा है। ठीक है ना, चलिए तो हम लोग इसको आगे देखते हैं। दिस सेकेंड स्टेज ऑफ प्रोडक्शन इज कंप्लीटेड। अब सेकेंड स्टेज जब टोटल प्रोडक्ट अपने मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंच जाएगा तब क्या हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा, ये मैक्सिमम पॉइंट हो जाएगा। इस समय पे मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो अपने सबसे मिनिमम पॉइंट पे हो जाएगा, तो जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ सेटाइटी। ठीक है ना, चलिए अब हम लोग बात करते हैं नेगेटिव रिटर्न की। तो हम लोग को एक चीज तो पता है, टोटल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट नेगेटिव नहीं होंगे, होने वाला क्या है नेगेटिव, सिर्फ मार्जिनल प्रोडक्ट होने वाला है। ठीक है, इट इज द लास्ट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन इन विच टोटल प्रोडक्ट डिक्लाइंस। टोटल प्रोडक्ट क्या हो गया भाई, डिक्लाइन हो गया, मगर नेगेटिव नहीं हुआ। ओके, ड्यू टू नेगेटिव मार्जिनल प्रोडक्ट, किसके कारण, मार्जिनल प्रोडक्ट के नेगेटिव होने के कारण टोटल प्रोडक्ट क्या होता है, यहां पे डिक्लाइन हो जाता है। द लेबर बट द एवरेज प्रोडक्ट ऑलवेज रिमेन्स पॉजिटिव। तो एवरेज तो कभी भी जीरो नहीं हो सकता है, मार्जिनल प्रोडक्ट जीरो हो सकता है, टोटल प्रोडक्ट क्या हो सकता है, डिक्रीज हो सकता है। तो यहां पे हम लोगों ने तीन चीजों के थ्रू पूरे के पूरे लॉ को यहां पे हम लोगों ने समझा। अब हम लोग बात करते हैं कि ये जो हो रहा है, जितना भी चेंज हो रहा है लॉ में, उसका कारण क्या, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। तो हम लोग बात करेंगे कि यहां पे कॉजेस की, किसकी बात करेंगे भाई, कॉजेस की। ठीक है, तो कॉजेस में क्या बोलता है, कॉजेस ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न। तो आपका जो भी रिटर्न हुआ है, मतलब कि हमें जो प्रोडक्ट करना है, बनाना है, जो बनाने वाले प्रोडक्शन की बात हो रही है, उसमें हुआ क्या, कारण क्या है। तो बोलता है सबसे पहले इंक्रीजिंग रिटर्न में बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर। आपके पास जितनी भी रिसोर्सेज फिक्स थी वो सारी की सारी आप लोगों ने बहुत अच्छे से इस्तेमाल करी है। मतलब आपके पास जो दिमाग है उसका 100% अगर इस्तेमाल कर लेंगे तो हम कहां से कहां पहुंच जाएंगे। उसी तरीके से यहां पे ये बोल रहा है कि हम लोगों ने क्या करा, जितने भी फिक्स फैक्टर थे उसका 100% क्या करा भैया, यूटिलाइजेशन करा है। ध्यान दीजिए, यहां पे बोलता है इनिशियली द फिक्स फैक्टर इज मच एक्सेसिव इन रिलेशन टू द वेरिएबल फैक्टर। तो स्टार्टिंग में हमारे पास फिक्स फैक्टर जो थे, मैं लिख देता हूं एफएफ, फिक्स फैक्टर जो थे ज्यादा थे और वेरिएबल फैक्टर कम थे। या तो मैं ये कह सकता हूं कि जो फिक्स फैक्टर थे उसका यूटिलाइजेशन मैंने अभी बहुत ज्यादा किया है और जो वेरिएबल फैक्टर थे उसका यूटिलाइजेशन मैंने कम किया। सो व्हेन a producer employs more and more unit of variable input with the fixed factor, then the fixed factor get efficiently utilizes and to give maximum output। इस समय पे वो क्या कर पाएंगे, अपना मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्या कर पाएंगे, आउटपुट दे पाएंगे। इसीलिए यहाँ पे जो इंक्रीजिंग रिटर्न हो रहा है वो बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस के कारण हो रहा है। फिर क्या बोलता है, बेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द फैक्टर, दोनों को सही से इस्तेमाल किया गया है, सही कोऑर्डिनेशन के साथ में रखा गया। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं 30% रेशियो लग रहा है भैया फिक्स फैक्टर का और मान लेते हैं 20% लग रहा है वेरिएबल फैक्टर का। तो ये ऐसा ही रखा जाएगा तो ही जाके क्या होगा भैया, प्रोडक्शन हो पाएगा। अगर नहीं है तो फिर यहाँ पे रिजल्ट ही नहीं आएगा। तो ये क्या कहलाता है भाई, बेटर कोऑर्डिनेशन। ठीक है, किसके बीच में, अलग अलग फैक्टर्स के बीच में। एज वी इंक्रीजेस मोर एंड मोर यूनिट्स, जैसे जैसे हम लोग क्या करेंगे और यूनिट्स बनाएंगे ऑफ वेरिएबल फैक्टर विद द गिवन फिक्स फैक्टर, जो भी वेरिएबल अवेलेबल है उसके साथ में क्या अटैच कर दिया हम लोगों ने, फिक्स फैक्टर अटैच कर दिया। देन द कोऑर्डिनेशन बिटवीन फिक्स एंड वेरिएबल फैक्टर विल इंप्रूव टू गिव मैक्सिमम आउटपुट। तो क्या करेगा, ये बहुत ज्यादा अच्छा आउटपुट आपको देने की कोशिश करेगा। क्यों, क्योंकि जो कंपोजिशन है, जैसे कि हम लोगों को अच्छा पनीर बनाना है तो मसाले बहुत अच्छे रखने पड़ेंगे, उसी तरीके से यहाँ पे अगर आपको बहुत अच्छे से प्रोडक्शन करना है तो उसके लिए फिक्स्ड और
वेरिएबल का बहुत अच्छा क्या रखना पड़ेगा भैया, कॉम्बिनेशन रखना पड़ेगा, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए नेक्स्ट बोलता है इंक्रीजेस द एफिशिएंसी ऑफ द लेबर। और अगर आपको प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है तो क्या करें भाई, लेबर की एफिशिएंसी को बढ़ाए। लेबर की एफिशिएंसी बढ़ाना मतलब उसको पॉजिटिवली मोटिवेट करें कि भैया ये आपको काम करना ही है, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, द यूनिट ऑफ लेबर इज इंक्रीज बाय द प्रोड्यूसर विथ गिवन फिक्स्ड यूनिट्स, ठीक है। तो आप लेबर को बोल दे भैया इतना टारगेट है आज अचीव करना ही है, कैसे भी करो। उसके लिए फिर बहुत सारे उसको क्या दो, फैसिलिटीज भी दो। जब फैसिलिटीज दोगे तो वो पैशनेट होके क्या करेगा, काम करेगा, ठीक है। और आपका आउटपुट भी क्या हो जाएगा भाई, बढ़ जाएगा। ओके, विद द गिवन फिक्स यूनिट ऑफ लैंड। तो लैंड तो फिक्स है, मगर उसमें से जो प्रोडक्टिविटी निकालना है वो किसके हाथ में है, लेबर के हाथ में है। ओके, सो दैट द कंपटीशन अमंग द लेबर इंक्रीजेस गिव्स maximum possible output in the first stage of production based on the division of labor gives to maximum output, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे यहां लेबर कैटेगरी को मैंने दो पार्ट में बांट दिया, स्किल्ड और अनस्किल्ड, ठीक है। चलिए अब ये स्किल्ड जो लेबर है उसको काम आता है, बहुत अच्छे से आता है और इसके पास हर चीज की नॉलेज है, अनस्किल्ड के पास नहीं है। तो अब क्या करो, आपकी जो काम स्किल्ड को देना है वो स्किल्ड को ही दो और जो अनस्किल्ड को देना उसी को दो, ताकि वो अच्छे से एफिशिएंटली क्या कर पाए, काम कर पाए। अब ये जब ये एफिशिएंटली काम करेगा तो ही तो कहलाएगा डिवीजन ऑफ लेबर, और आउटपुट में आपको बहुत ही फायदा देखने को यहाँ पे मिलेगा, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग बात करते हैं, ऐसे कुछ कारण बताइए जिसके कारण हमारा जो आउटपुट है वो कम हुआ था। तो इसको बोलते हैं हम लोग कॉजेस ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न। क्या क्या कारण थे, पहला बोलता है फिक्सिटी ऑफ द फैक्टर, मतलब हमारे पास जो फिक्स फैक्टर है वो तो लिमिटेड है, उसी में हमें क्या करना है, काम चलाना है, उसके बिना तो हम लोग काम कर भी नहीं सकते, बट वो लिमिटेड है तो हम क्या करें, अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाएं, उसी में से आउटपुट क्या करना है, हम लोग को पॉजिटिव करना है। बट क्या कारण थे जिसके कारण ये नेगेटिव हो गया, अब हम लोग पहले उसकी बात करते हैं। पहला बोलता है फिक्सिटी ऑफ द फैक्टर, मतलब लैंड। द थ्योरी इज बेस्ड ऑन शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, और ये जो थ्योरी है किस पे बेस है भाई, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। इसमें दो फैक्टर आते हैं, एक तो फिक्स फैक्टर आता है, दूसरा वेरिएबल फैक्टर आता है। ओके, सो व्हेन वी इंक्रीज मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर, जैसे जैसे हम लोग क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं क्या, वेरिएबल फैक्टर विद द गिवन फिक्स फैक्टर, ठीक है। वेरिएबल फैक्टर के साथ में किसको बढ़ाएंगे भाई, हम फिक्स फैक्टर को बढ़ाएंगे, क्या होगा उससे, देन द रिजल्टेंट मार्जिनल प्रोडक्ट वेट गोज ऑन डिमिनिशिंग या डिक्रीजिंग। अब ये क्या हो जाएगा भाई, डिमिनिश होने लगेगा, ठीक है। क्यों, ड्यू टू लिमिटेड अमाउंट ऑफ फिक्स फैक्टर। दोनों को बढ़ाना था मगर दोनों नहीं बढ़ेंगे, क्यों, क्योंकि फिक्स फैक्टर क्या है, लिमिटेड, और वेरिएबल फैक्टर क्या है, हम लोग उसको आसानी से चेंज कर सकते हैं। इसीलिए यहां पे क्या हुआ भाई, आपका जो प्रोडक्शन है वो क्या हो गया, कम हो गया है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ द फैक्टर। अगर हम लोग उस फैक्टर की जगह किसी और फैक्टर को लगाना चाहेंगे तो वो कभी भी इसका क्या नहीं होगा भैया, क्या नहीं होगा, सब्स्टिट्यूट नहीं होगा। इसीलिए कहीं ना कहीं हमारा जो आउटपुट था वो क्या हो गया है, कम हो गया है। ओके, फिक्स्ड एंड वेरिएबल फैक्टर और इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ वन अनदर, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे का क्या है, इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है। देयर इज अ लिमिट or to the extent of which one factor is substituted for another factors of production, ठीक है। एक दूसरे को इंटरचेंज करना बड़ा ही मुश्किल काम है, but beyond that limit they become imperfect substitute of each other which causes diminishing return। इसके कारण क्या होगा, कहीं ना कहीं diminishing return होगा। यहां पे देखिए, तो अब हम लोग बात कर चुके हैं कि यहां पे जो प्रोडक्शन हो रहा है वो नेगेटिव क्यों हुआ, तो एक और कारण है इसका, क्या, लेस कोऑर्डिनेशन बिटवीन द फैक्टर्स, और जो कोऑर्डिनेशन है फैक्टर्स के बीच में ये भी क्या है, बहुत कम है। चलिए, द यूनिट्स ऑफ लेबर विच इज एम्प्लॉयड बाय द प्रोड्यूसर, जितने भी लेबर लगाए गए हैं प्रोड्यूसर के द्वारा, गोज ऑन इंक्रीजिंग। भाई जैसे जैसे लेबर बढ़ते चले जाएंगे, लोग ज्यादा हो जाएंगे मगर काम कम हो जाएगा। क्यों, बातचीत करने लगेंगे, खाने पीने लगेंगे, घूमने फिरने लगेंगे, तो काम में ध्यान क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे कम हो जाएगा। गोज ऑन इंक्रीजिंग विद द
गिवन फिक्स्ड यूनिट ऑफ लैंड, क्योंकि हमारे पास फिक्स फैक्टर तो लिमिटेड है, लोगों को ज्यादा लाने से क्या होगा भाई, जरूरत ही नहीं है उनकी। एज अ रिजल्ट द कोऑर्डिनेशन बिटवीन द फैक्टर्स डिक्रीजेस एंड हेंस द रिटर्न डिमिनिशेस। इसके कारण क्या हो जाएगा भाई, हमारा जो प्रोडक्शन है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कम हो जाएगा। तो ये कुछ कारण हम लोग पढ़ रहे हैं जिसके कारण हमारा प्रोडक्शन क्या हुआ था, कम हुआ था। अब हम लोग पढ़ेंगे कि वो कारण बताइए जिसके कारण हमारा जो प्रोडक्शन था वो नेगेटिव हो गया था, उसकी हम लोग यहाँ पे अब बात करेंगे। तो नंबर 1 क्या बोलता है भाई, लिमिटेड यूज ऑफ द फिक्स फैक्टर या लिमिटेशन ऑफ द फिक्स फैक्टर। तो यहां फिक्स फैक्टर की क्या हो गई भाई, यहां पे लिमिटेशन। ओके, द नेगेटिव रिटर्न्स टू अ फैक्टर अप्लाई बिकॉज सम ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर फिक्स्ड। बहुत सारे फैक्टर्स तो नहीं, बट बहुत सारे फैक्टर्स में से कुछ फैक्टर्स क्या है हमारे, बहुत ही लिमिटेड है, जो कि फिक्स फॉर्म में है। ओके, विच कांट बी इंक्रीज विद इंक्रीज इन द वेरिएबल फैक्टर। अगर वेरिएबल फैक्टर चाहे तो आप चेंज कर सकते हैं, बट फिक्स फैक्टर को आप चेंज नहीं कर सकते। तो ये कहीं ना कहीं क्या करेगा भाई, नेगेटिव इंपैक्ट डालेगा। ओके, अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट, पुअर कंडीशन और कोऑर्डिनेशन बिटवीन द फैक्टर्स। ठीक है, तो जितने भी फैक्टर्स है हमारे, उसके बीच में जो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए प्रॉपर्ली, वो नहीं हो पा रहा है। इसके कारण भी कहीं ना कहीं हमारा नेगेटिव प्रोडक्शन होता है। When variable factor becomes too excessive in relation to the fixed factor, मतलब यहां पे क्या बोल रहा है कि वेरिएबल फैक्टर जो है वो ज्यादा है और जो फिक्स फैक्टर है वो क्या है भाई, बहुत ही कम है। Then they obstruct each other, एक दूसरे को क्या करेंगे भाई, चैलेंज करने की कोशिश करेंगे। एज अ रिजल्ट टोटल प्रोडक्शन फॉल इंस्टेड ऑफ राइजिंग एंड मार्जिनल प्रोडक्ट बिकम्स नेगेटिव। इस समय पे टोटल प्रोडक्ट क्या हो जाएगा भाई, बढ़ने की जगह कम हो जाएगा और मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, यहां पे नेगेटिव हो जाएगा। अब हम लोग आगे बात करते हैं, डिक्रीज इन द एफिशिएंसी ऑफ वेरिएबल फैक्टर। विथ कंटिन्यूअस इंक्रीज इन वेरिएबल फैक्टर द एडवांटेजेस ऑफ स्पेशलाइजेशन एंड डिवीजन ऑफ लेबर स्टार्ट डिमिनिशिंग। धीरे धीरे करके जो डिवीजन ऑफ लेबर किया था और हम लोग जो स्पेशलाइज्ड लोग लगाए थे काम करने के लिए, वो भी काम करना धीरे धीरे करके बंद कर देंगे। इसके कारण हमारा प्रोडक्शन क्या हो जाएगा भाई, कम हो जाएगा। इट रिजल्ट द इनएफिशिएंसी ऑफ वेरिएबल फैक्टर विच इज अनदर रीजन फॉर द नेगेटिव रिटर्न। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं रीजन है नेगेटिव रिटर्न का। ठीक है, चलिए, तो अब हम लोग बात करेंगे कि डिफरेंस क्या होता है भाई एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट के बीच में। तो एपी का फॉर्मूला क्या होता है भाई, टोटल प्रोडक्ट अपॉन क्वांटिटी। एमपी का फॉर्मूला क्या होता है, टीपीएन माइनस टीपीएन माइनस 1। और क्या लिख सकते हैं इसको, डेल्टा टीपी अपॉन डेल्टा क्यू। ओके, बोलता है व्हेन एपी इंक्रीजेस, जब एपी बढ़ेगा MP also increases but the rate of increase in MP is greater than the AP। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोलता है, when AP at maximum, जब AP अपने मैक्सिमम पॉइंट पे होगा, MP cuts it from above and AP is equals to MP। जब AP डिक्रीज होगा, MP also decrease but the rate of decrease in MP is greater than the rate of AP। ये सारे रिलेशंस हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बट डिफरेंस बिटवीन आ गया तो क्या करना है। ओके, AP डिक्लाइंस बट रिमेन्स पॉजिटिव। AP डिक्लाइन होगा मगर हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव, क्योंकि एवरेज कभी भी जीरो नहीं होता। बट MP डिक्लाइंस एंड बिकम्स negative। okay, when AP is constant MP also remains कांस्टेंट। तो ये हमारे कुछ रिलेशंस थे किसके बीच में, एपी और एमपी के बीच में। हो सकता है डिफरेंस में भी आ जाए लिखने के लिए। तो ऐसे ही और वीडियोस के लिए बने रहिए स्टेप अप एकेडमी के साथ। अब इसके लिए करना क्या है, आपको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है चैनल के लिए, और क्या करना है, विजिट करना है इस वेबसाइट पे। क्यों करना है भाई, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, क्यों, क्योंकि यहाँ क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक के सारे ही बोर्ड्स के कंटेंट और बेस्ट टीचर्स अवेलेबल है, और ये सब है फ्री ऑफ कॉस्ट। इसमें सारे बोर्ड जैसे सीबीएसई, आईसीएसई और जितने भी स्टेट बोर्ड्स होते हैं वो सब कवर किए जाते हैं। इसके साथ ही साथ और क्या मिलने वाला है मुझे, तो मिलने वाला जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उन सब की भी यहाँ पे प्रिपरेशन करवाई जाती है, लाइक नीट, क्लैट, JEE, AIT, CUET एंड TET। तो इन सब के लिए मेरे साथ बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल।